मीठा प्याज कविता का शीर्षक है। अनाज खत्म हो जाता था पर प्याज नहीं, वे लुढ़के रहते थे रसोई के कोनों में, लुढ़कते रहते थे छत से सीढ़ियों से आंगन तक, एक भरोसा जताते हुए कि हम भूख से नहीं मरेंगे। ऐसा भी एक ज़माना था जब हम प्याज को कांदा कहते थे और हम गर्मी और भीषण लू के दिनों में प्याज के पर्दों में छुपे रहते थे। अमृत और आंसू की तरह खारा मीठा वह कंदमूल कहाँ गया। बाजरे की रोटी पर मुट्ठी से कूटा हुआ मीठा प्याज, लहसुन की चटनी और सांभर झील का नमक, कहाँ गया वह ज़माना जब धरती पर लहराता हुआ झूमता हुआ बाजरा दुश्मनों से हमारी रक्षा करता था। कितना ज़माना बीत गया मीठा प्याज खाए। कवियों का गणतंत्र उर्फ कबूतर की बीट। जितने भी राष्ट्रपति थे सब विद्वान थे, सारे प्रधानमंत्री कवि, उपराष्ट्रपति भी शेरवानी पहनकर दार्शनिक या शायर दिखाई देते थे और मंत्रीगण और सांसद संसद में ऐसे घुसते थे जैसे किसी मुशायरे में शिरकत करने जा रहे हों। भारतीय प्रशासनिक सेवा के जितने भी अधिकारी थे वे बाकायदा प्रकाशित किताबों के कवि थे। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अधिकतर कथाकार थे और भारतीय विदेश सेवा का एक पूर्व अधिकारी खराब कवियों का पवन गति से अनुवाद करता था। इस अनुवादक के लिए गालिब, गुलजार, अटल बिहारी वाजपेयी और नीतीश कुमार की कविताओं में कोई फर्क नहीं था। यह वह समय था जब हत्यारों को भी कविता का चस्का लग चुका था और देश के सारे बिल्डरों के यहाँ हर शाम स्कॉच सिंचित काव्य गोष्ठियाँ होना अनिवार्य थी। मैं जिस सिटी बस में बैठकर यहाँ आया उसके ड्राइवर और कंडक्टर दोनों कवि थे और बस की सारी सवारियाँ अपना अपना काव्य संग्रह पढ़ रही थी। मोची भी कवि था जिससे मैंने जूते सिलवाए। भारतवर्ष कृषि नहीं कविता प्रधान देश था और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि कवि भी यहाँ पर कवि थे। मैं किसी एक ऐसे मनुष्य से मिलना चाहता हूँ जो कवि न हो। अगर देश के सारे कविता संग्रह जलाए जाएं तो 2-4 साल तक आग न बुझे। मैं चाहे कबूतर की सूखी हुई बीट हूँ पर कवि नहीं। हमें कमज़ोर करती है, हमें, ये गज़ल फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें कमज़ोर करती है सियासत शोर करती है। हमें कमज़ोर करती है सियासत शोर करती है, कभी इस ओर करती है कभी उस ओर करती है। बहुत कातिल है ये कस्बिन, बहुत कातिल है ये कस्बिन, नयन को डोर करती है। बरसती है कहर बनकर घटा घनघोर करती है। धवल को शाह करती है, मनुज को ढोर करती है। मजारों को तुड़ा करके घरों को गोर करती है। जिसे होना था जिंदा में उसे सिरमौर करती है। हमें कमज़ोर करती है सियासत शोर करती है। एक और इसी फॉर्म में। राह पर जों गरीब गिरता है, राह पर जों गरीब गिरता है, मुझ पे मेरा नसीब गिरता है। राह पर जों गरीब गिरता है, मुझ पे मेरा नसीब गिरता है। ढहते ढहते दीवार ढहती है, ढहते ढहते दीवार ढहती है, गिरते गिरते अदीब गिरता है। मैं भी जैसे कोई मसीहा हूँ, मैं भी जैसे कोई मसीहा हूँ, मुझ पे मेरा सलीब गिरता है। मैं भी जैसे कोई मसीहा हूँ, मुझ पे मेरा सलीब गिरता है। साकिया थाम ले उसे जाकर, साकिया थाम ले उसे जाकर, लड़खड़ा कर रकीब गिरता है। कोई जाता है दूर गिरने को, कोई जाता है दूर गिरने को,
कोई आके करीब गिरता है। कौन गाता है सुबकते सुर में, कौन गाता है सुबकते सुर में, क्या कोई अंदलीब गिरता है। आज चेहरा तो देखो कल्पित का, आज चेहरा तो देखो कल्पित का, नूर सा कुछ अजीब गिरता है। देर तक खाक उड़ती रहती है जब भी कोई गरीब गिरता है। एक सीरीज की 3 कविताएं छोटी छोटी सुनाता हूँ। खराब कवि। खराब कवि पहली कविता। कविता अच्छी भले न हो लेकिन उसे खराब नहीं होना चाहिए। कविता अच्छी भले न हो लेकिन उसे खराब नहीं होना चाहिए। अच्छा कवि जानता है कि वह अच्छा कवि है, खराब कवि नहीं मानता कि वह खराब कवि है। अच्छा कवि होना अपने हाथ नहीं, लेकिन कोई कवि प्रयत्न करे तो खराब कवि होने से बचा जा सकता है। एक कमज़ोर कवि एक खराब कवि से हर दृष्टि से अच्छा होता है। एक चालाक कवि निश्चय ही खराब कवि होगा। एक खराब कवि निश्चय ही चालाक मनुष्य होगा। दुनिया के किसी एक शहर में इतने सारे खराब कवि नहीं रहते होंगे जितने दिल्ली के पास गाजियाबाद में, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तो खराब कवियों की दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि दुनिया की सभी भाषाओं में यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि दुनिया की सभी भाषाओं के अधिकतर खराब कवियों को फ्रेंच कट दाढ़ी प्रिय है, और अगर कवि स्त्री और हिंदी भाषा की है तो उसके माथे पर जितनी बड़ी बिंदी होगी वह उतनी बड़ी खराब कवियत्री होगी। खराब कवि दूसरी कविता। खराब कवि शराब नहीं पीते। अच्छे कवि शराब पीकर खराब होते देखे गए हैं, लेकिन खराब कवि बिना शराब पिए ही खराब थे। खराब कवि शराब नहीं खिजाब प्रेमी होते थे, जिसे वे अपने सफ़ेद बालों में किसी महंगे सैलून में नहीं अपनी दाई से लगवाते थे, जिनका मुख्य काम झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजना होता था। इससे पैसे की बचत तो होती ही थी, प्रेम भी बढ़ता था और जनवाद को भी गति मिलती थी। इन दिनों दिल्ली भारत की ही नहीं खराब कवियों की भी राजधानी थी। दिल्ली में खराब कवि सिर्फ मुजफ्फरपुर, छपरा, पटना से ही नहीं देश के हर इलाके से हर रोज आ रहे थे। खराब कवियों की राजकमल, किताब घर, वाणी, आकाशवाणी, साहित्य अकेदमी और दूरदर्शन से लेकर ज्ञानपीठ से लगाकर कजा फाउंडेशन तक निर्बाध आवाजाही थी, और खराब कवियत्रियाँ खराब कवियों के सानिध्य में और खराब होती जाती थी। खराब कवि 3। अच्छे कवि किसी काम के नहीं। अच्छे कवि किसी काम के नहीं। इस दुनिया को अच्छे कवियों से अधिक खराब कवियों की ज़रूरत है। खराब कवि अच्छे कवि का पता देता है। खराब कवि न हो तो अच्छा किससे अच्छा हो। कई प्रकाशकों की रोजी रोटी तो खराब कवियों के भरोसे ही चल रही थी। लोकार्पण, संगोष्ठी, विमर्श, पाठ, पुरस्कार, समीक्षा, दीक्षा, विमोचन, उत्सव इत्यादि के जरिए खराब कवि कविता का माहौल बनाए रखते थे। खराब कविता का माहौल बनाए रखते हैं। खराब कवि न हो तो हिंदी के कई बूढ़े आलोचकों का बुढ़ापा बिगड़ जाए। खराब कवि अच्छा ड्राइवर होता है, और जब कभी अच्छे कवि को रायपुर, बनारस या लखनऊ जाना होता है तो खराब कवि ही अपनी कार से अच्छे कवि को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है, और अच्छे कवि की व्यस्तता या बीमारी में खराब कवि भी कभी कभी बनारस घूम आता है। अच्छे कवि इतने कम हैं कि उनके होने का कोई अर्थ नहीं, जबकि खराब कवि इस देश के हर शहर, हर कस्बे में बहुतायत से पाए जाते हैं। हे खराब कवियों, हे खराब कवियों, तुम दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, पटना, रांची, रायपुर, भोपाल, जयपुर, विदिशा, बीकानेर, देहरादून, शिमला, मुंबई, कोलकाता, जहाँ कहीं भी रहते हो, मैं तुम्हें दूर से प्रणाम करता हूँ। एक तुम ही हो जिसने
साहित्य में अच्छे बुरे का फ़र्क बचा रखा है। और अगर खराब कवियत्रियाँ नहीं होंगी तो अच्छे कवि प्रेरणा कहाँ से पाएंगे। वही हालात थे सुधरे नहीं थे, वही हालात थे सुधरे नहीं थे कि कब्रिस्तान में मुर्दे नहीं थे। वही हालात थे सुधरे नहीं थे कि कब्रिस्तान में मुर्दे नहीं थे। शहर में भी तो वो आए नहीं थे, कहाँ पर खो गए दिखते नहीं थे। शहर में भी तो वो आए नहीं थे, कहाँ पर खो गए दिखते नहीं थे। चमकती थी किसी पत्थर की तरह, चमकती थी किसी पत्थर की तरह, किसी भी आँख में सपने नहीं थे। चमकती थी किसी पत्थर की तरह, किसी भी आँख में सपने नहीं थे। तमाशा हर घड़ी जारी था लेकिन थिएटर था मगर पर्दे नहीं थे। तमाशा हर घड़ी जारी था लेकिन थिएटर था मगर पर्दे नहीं थे। मिला था तुमसे मैं पहली दफ़ा जब, मिला था तुमसे मैं पहली दफ़ा जब, तुम्हारे कान में बूंदे नहीं थे। बहुत बाजार थे चीज़ें बहुत थीं, बहुत बाजार थे चीज़ें बहुत थीं, हमारी जेब में सिक्के नहीं थे। बहुत बाजार थे चीज़ें बहुत थी, हमारी जेब में सिक्के नहीं थे। लिए फिरते हैं जो कविता का कासा, लिए फिरते हैं जो कविता का कासा, हम इतने भी गए गुजरे नहीं थे, हम इतने भी गए गुजरे नहीं थे। एक कविता और एक सुना के फिर कहीं बैठेंगे। खंडहर पर घास। खंडहर पर घास। यह ऐसा अभागा समय था जब ठगों और लेखकों में, कवियों और जेबकतरों में, नाटककारों और भंडेतों में, चित्रकारों और पुताईगरों में, प्रोफेसरों और मवालियों में, कुलपतियों और कमीनों में, पुजारियों और कसाईयों में, संपादकों और दलालों में कोई फ़र्क नहीं रह गया था। यह ऐसा अभागा समय था जब ठगों और लेखकों में, कवियों और जेबकतरों में, नाटककारों और भंडेतों में, चित्रकारों और पुताईगरों में, प्रोफेसरों और मवालियों में, कुलपतियों और कमीनों में, पुजारियों और कसाईयों में, संपादकों और दलालों में कोई फ़र्क नहीं रह गया था। एक मर गए मुख्यमंत्री और एक जीवित चित्रकार की कृपा पर एक मर गए मुख्यमंत्री और एक जीवित चित्रकार की कृपा पर जीवन गुजारने वाले एक भूतपूर्व नौकरशाह की इच्छा थी कि उसे एक कवि के बतौर याद रखा जाए। एक हत्यारे की आकांक्षा थी कि उसकी आदमकद मूर्ति नगर के मुख्य चौराहे पर लगे। एक मस्खरे की मांग थी कि उसे युग प्रवर्तक समझा जाए। यह एक जल प्लावन जैसी स्थिति थी जहाँ सब एक दूसरे में घुले मिले थे, फिर भी अलग थलग थे। बाजार घरों में घुसे हुए थे, घर कब्रगाह में बदल गए थे, और अंतिम आशा जो बची हुई थी वह निराशा में बदल गई थी। बस इतनी सी राहत बची हुई थी कि धरती पर अभी घास बची हुई थी, ओस कणों से भीगी हुई घास, मनुष्य की पगथलियों को चौकन्ना बनाती हुई घास, और कुछ खंडहर बचे हुए थे जिन पर अब धीरे धीरे घास उगती जाती थी। मेरी मिट्टी मुझे बुलाती है, एक जोगी की याद आती है, थपकियाँ दे के माँ सुलाती है और कभी गोद में उठाती है। चूर कर दूध में शक्कर रोटी मेरी दादी मुझे खिलाती है। भूतनी बन के काले कपड़ों में मुझको मेरी बहन डराती है। लग न जाए मुझे किसी की नज़र, काला टीका मुझे लगाती है। औरतों ने ही मुझको पाला है, औरतें ही मुझे बुलाती हैं। याद आई तो आंख भर आई, क्यों मुझे ज़िंदगी सताती है। मौत भी एक हसीन औरत है, आजकल वो मुझे बुलाती है। अनवरत बार बार हैं हम भी, अनवरत बार बार हैं हम भी, फट गए इश्तिहार हैं हम भी। एक बिखरता हुआ सा मंजर है, एक ढहती दीवार हैं हम भी। साकिया तू किधर को जाता है, बैठ जा वादा खार हैं हम भी। मीर जी तिरछे बांके तुम भी हो, और फिर पेंचदार हैं हम भी। जल रहा हूँ अखंड धूनी सा,
कनफटों में शुमार हैं हम भी, आजकल बेकरार हैं हम भी, बैठ जा चलने हार हैं हम भी। मीर की पंक्ति थी जिस पे मैंने गिरे लगाई। तुम्हारे पास, ये अंत में कर लेते हैं, तुम्हारे पास वीराने बहुत हैं, तुम्हारे पास वीराने बहुत हैं, हमारे पास दीवाने बहुत हैं। तुम्हारे पास वीराने बहुत हैं, हमारे पास दीवाने बहुत हैं। अगर चाहें तो हम भी रोज़ बदलें, अगर चाहें तो हम भी रोज़ बदलें। मुखोटे हैं कई, बाने बहुत हैं। तुम्हारा शहर जैसे जेल खाना, तुम्हारा शहर जैसे जेल खाना, यहाँ पे घर हैं कम, थाने बहुत हैं। कहाँ किस चीज़ की कोई कमी है, कहाँ किस चीज़ की कोई कमी है। रुदन भी कम नहीं, गाने बहुत हैं। मरे जो उनकी खातिर रो रहे हो, अभी तो और मर जाने बहुत हैं। मरे जो उनकी खातिर रो रहे हो, अभी तो और मर जाने बहुत हैं। क्षमा किस बात पर इतरा रही हो, हमारे पास परवाने बहुत हैं। भारतनामा एक नई लिखी जा रही किताब की कुछ कविताएं मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा भी समय आएगा, किसने सोचा था, देखना पड़ेगा यह नग्न नृत्य, खून के धब्बे, अंधेरी सीढ़ियाँ, इस वेश्यालय से भी आखिर हमें गुजरना था। दूसरी कविता, व्यर्थ ही समय बर्बाद किया, भारत भवन के बाहर था भारत। फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा, मैं लिखता हूँ भारतनामा। मेरे लिए भी कोई सजा मुकर्रर रखना, कोई कारागार तैयार, नीम और अश्वत्थ के दरख्तों से घिरा हुआ कारागार। धर्म हो या नहीं, धर्म हो या नहीं, पर अधर्म न हो। रोशनी हो या न हो, अंधेरा न हो। प्यार हो या नहीं, नफरत नहीं हो। न्याय हो या नहीं, अन्याय न हो। यह आर्यावर्त की नई प्रार्थना थी, नई आयत, नई ऋचा, नया राष्ट्रगीत, एक नया आर्तनाद। हम हिंदू नहीं थे, उन्होंने हमें हिंदू कहा। हम हिंदू नहीं थे, उन्होंने हमें हिंदू कहा। हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह एक स्थानवाचक संज्ञा है। जन्मभूमि ही हमारा धर्म है। कभी हम नदियों के लिए लड़े, राज्य और भूमि के लिए किए युद्ध। स्वर्ण और स्त्री के लिए हमने बहाया खून। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इस भूमि का कण कण हमारे रक्त से सिंचित है। शक आए, कुषाण आए, हूण आए, यमन आए, कातिल आए, लुटेरे आए, फकीर आए, दरवेश आए। कोई जलमार्ग से आया, कोई थल मार्ग से। इस द्वार से कोई निराश नहीं लौटा, कोई नहीं लौटा यहाँ से खाली हाथ। अधिकतर तो यहीं पर बस गए, जो आए थे तलवारें चमकाते, अरबी घोड़ों पर सवार। दर्रों, घाटियों, मैदानों, पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों और जंगलों को पार करते हुए गए नहीं वापस। हिंद की मिट्टी रास आई उनको, अंततः यहीं पर हुए सुपुर्दे खाक। सुबह बनारस थी, शामें अवध थी, साएं साएं करती शबे सहरा थी, और इस देश की दोपहरें पसीने और खून से लथपथ और कोलतार की तरह पिघली हुई थी। विंध्य और हिमालय के मध्य स्थित देश को आर्यावर्त कहा जाता था, जिसे पुण्य भूमि भी कहा गया। शरावती नदी के पूर्व और दक्षिण में स्थित यह देश भारतवर्ष कहलाया, जो संपूर्ण जम्बूद्वीप का नवमांश है। भू, भूमि, अचला, अनंता, रसा, विश्वंभरा, स्थिरा, धरा, धरित्री, धरणी, क्षोणी, जा, काश्यपी, क्षिति, सर्वसहा, वसुमती, वसुधा,
उर्मी, वसुंधरा, गोत्रा, कुपृथ्वी, पृथ्वी, क्षमा, अवनी, मेदिनी और मही, हम इस पृथ्वी को 27 नामों से पुकारते थे। विपुला, गह्वरी, धात्री, गो, इला, कुंभिनी, भूत धात्री, रत्नगर्भा, जगती, सागरंबरा भी इसी पृथ्वी के नाम हैं, पर प्रक्षिप्त इस महादेश में अन्न और शब्दों की कभी कमी नहीं रही। कोई मगध का था, कोई श्रावस्ती, कोई अवंती, कोई मरकत द्वीप का था, कोई आया उज्जैनी से, कोई पाटलिपुत्र, कोई अंगदेश, कोई दूर समरकंद से आया। कोई नहीं था भारत का, कोई नहीं आया भारत से। भारत कल्पना में एक देश था, एक मुसव्विर का ख्वाब, एक कवि की कल्पना, किसी ध्रुपद गायक की नाभि से उठा दीर्घ आलाप कि मैं एक काल्पनिक देश की काल्पनिक कहानी लिखता हूँ। वह काहे का देश, किस बात का महादेश, जहाँ गरीब की न हो समाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। जब वे काबुल तक में पाए जाते थे, तो भारतवर्ष में क्यों नहीं पाए जाते। वे पाए जाते थे, मौज में थे और बादाम जैसी महंगी गिरी खा रहे थे। गधे खुश थे कि उनमें और घोड़ों में फर्क मिटता जा रहा था। सिर्फ धोबी के गधे इस बात से दुखी थे कि वे न घर के थे न घाट के। इस प्राचीन देश में गधों को चक्रीवान, वाले, राभस, गर्दभ, खर जैसे मोहक नामों से पुकारा जाता था। इस देश में, इस महादेश में गधों की कभी कोई कमी नहीं रही। इस महादेश में गधों की कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन एक भी नहीं था। ये अंतिम सुना देता हूँ इस सीरीज की, भारतनामा। इस महादेश में कुलक रहते थे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुंभकार, शाक सब्जी और फूल उगाने वाले मालाकार, घरों में चूना लगाने वाले पलगंड, कपड़ा बुनने वाले तंतुवाय जुलाहे, कपड़ा सिलने वाले तुन्नवाय दर्जी, कपड़े रंगने वाले रंगरेज, शस्त्रों पर सान चढ़ाने वाले शस्त्र मार्ज, जूता बनाने वाले चर्मकार, लोहा गलाने वाले लोहार, सोने को तराशने वाले सुनार, चूड़ी बनाने वाले सांख्यिक चूड़ीहार, तांबे के बर्तन बनाने वाले शौल्विक, तक्षक, वर्धकी, त्वष्टा, रथकार, बढ़ई, अंतावसाई, नापित, नाई, कपड़े धोने वाले रजक, धोबी, मदिरा बनाने वाले शौंडिक, जावाल, आजीवक, गडरिये, देवाजीवी, देवल, पंडा, पुजारी, जादू दिखाने वाले मायाकार, जादूगर, शैलाली, भरत, शैलूष, नट, स्तुति गाने वाले चारण बंदी, मृदंग बजाने वाले मृदंगिक, वंशी, मुरली बजाने वाले वैणिक, जीवांतक, शाकुनिक, बहेलिए, मछली का शिकार करने वाले जालिक, मांस बेचने वाले वधिक, मानसिक, संदेशवाहक, कांवरिये, भार ढोने वाले भारवाह रहते थे। ये सब शूद्र वर्ग के थे, जिनके बिना भारत देश की कल्पना संभव नहीं। यह महादेश शूद्रों की निर्मित है।